कर रहे थे इन्वायरमेंटल इश्यूज ना। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में आई थिंक पिछले क्लास में हमने ग्लोबल वार्मिंग, GHG, हाँ ग्लोबल वार्मिंग पे बात की थी। ग्लोबल वार्मिंग आसान सा कॉन्सेप्ट था ना। क्वेश्चन क्या आता है इससे सीखिए। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया था कि ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ है ना, इसके ऊपर में कुछ सील्ड है, कंबल है, एटमॉस्फेयर है ना। इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और N2O। क्या सर केवल यही है? नहीं, इसके अलावा भी आपकी एनसीईआरटी बस इन्हीं को मेंशन करती है, तो मैंने इन 4 का नाम मेंशन किया है। और नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है ना, इनकी कंपोजिशन परसेंटेज वाइज अरेंज करना। CO2 60% है, CH4 20% है, CFC 16 या 14% है, N2O 6% है, ये अरेंज करना पाई चार्ट के फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको सिंपल भाषा में बता रखा है, आपको आता भी है कि सन से जो रेज आती है, जो लो वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी वाली आती है, आने के बाद में अर्थ के सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद उसकी एनर्जी घटती है, वेवलेंथ बढ़ता है, और ये इंफ्रारेड रीजन में आ जाती है, IR में आ जाती है। इंफ्रारेड में वेवलेंथ बढ़ता है, एनर्जी घटा, तो ये अब वापस कुछ तो लौट जाती, कुछ तो लौट जाती, लेकिन कुछ जो है वो जाके ट्रैप हो जाती है। उसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे वापस यहां ढकेल देता है। फिर से पकड़ा, फिर से ढकेला, यानी कुछ रेस तो लौट गई, लेकिन कुछ रेस को पकड़ लिया जाता है और वही वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर से वेवलेंथ बढ़ेगा, वापस आएगा, CFC ढकेलेगा, फिर से ऊपर जाएगा, N2O ढकेलेगा। तो कुछ रेस तो आई, वो वापस लौट गई, लेकिन कुछ रेस यही ट्रैप हो गई ना। और इसी ट्रैप होने के बाद में वो रेस हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये अच्छा चीज है, ये मैंने बोला था, ये बहुत अच्छा चीज है। अर्थ पे अगर लाइफ है, अर्थ पे अगर लाइफ है, वो लाइफ इसलिए है क्योंकि ये GHG नाम की गैस, ग्रीन हाउस गैस नाम की ना फिनोमेनन हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ ही नहीं रहती ना। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा था। लेकिन रिसेंट टाइम में हो क्या रहा है कि अर्थ से जब मान लो कि पहले 5 रेज आती थी, 5 रेज आती थी, जिसमें से 3 वापस लौट जाती थी, 3 वापस लौट जाती थी, 2 ट्रैप होती थी। अब क्या हो रहा है कि अर्थ के एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मीथेन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अब 5 आ रही, 5 रेस जो आती है, उनमें से ना 4 रेस को ट्रैप कर लिया गया। पहले 5 आती थी, 3 वापस चले जाते थे, 2 ट्रैप होते थे। अब 5 में से 4 को ट्रैप कर लिया गया ना। तो अब पहले के कंपैरिजन में इंफ्रारेड यही ट्रैप हो रहा है। तो अब इंफ्रारेड का नंबर बढ़ गया, तो ये हीट ज्यादा रिलीज करेंगे, टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। यही अब कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, यही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, ये निगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या है, तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि पिछले 100 ईयर में, 100 सालों में, पिछले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर पिछले 100 सालों में, यानी कि 1900 टू 2000, 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कर रहा, आपकी एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है। लेकिन माना जा रहा कि अगले 100 सालों में, अगले 100 सालों में 2000 से 2100 में, अगले 100 सालों में ये टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बोले सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है ना। माना जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बच्चा बढ़ गया, तो आपको मालूम है ना, जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन है, वहां के आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो जो ओशन है उनमें वाटर का लेवल, या जो रिवर है वहां का वाटर का लेवल बढ़ेगा। और अगर ओशन का लेवल 1 मीटर तक बढ़ गया, 1 मीटर तक बढ़ गया, ध्यान से सुनना ना, 1 मीटर अगर बढ़ गया, तो कहा जा रहा है कई सारे कंट्री हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपका एक पड़ोसी देश है मालदीव, यहाँ सभी सेलिब्रिटी लोग, हॉलीवुड के आधे लोग वहीं रहते हैं। आप लोग
देखते हो सोशल मीडिया पे कि आधा फोटो एक्ट्रेस का वहीं से आता है मालदीव में ना, तो मालदीव आने वाले टाइम में खत्म होने वाला है, ये 20-25 सालों में खत्म हो जाएगा। तो मालदीव पूरा का पूरा कंट्री शिफ्ट होने की बात हो रही है, पूरा का पूरा कंट्री शिफ्ट होने की बात कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि मेरे में आके आ जाइए, श्रीलंका भी बोल रहा है मेरे में आ जाइए, चाइना बोल रहा है हम में आ जाइए, इंडिया को भी खतरा है। ऐसे बहुत सारे कंट्री, इंडिया में लक्षद्वीप है, या जो भी कोस्टल एरिया है वो डूबने के कगार है, बोल रहे मुंबई भी डूब सकता है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम समझिए, एनसीईआरटी में क्लाइमेट चेंज दिया है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट दिखेगा, एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, एल नीनो इफेक्ट बस बोल दिया क्लाइमेट चेंज होगा। और एनसीईआरटी का एक लाइन है एल नीनो इफेक्ट, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और मैं एल नीनो के अलावा ला लीना भी पढ़ाऊंगा, ला लीना इफेक्ट, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है एल नीनो इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज हो जाना। एल नीनो हम लोग बेटे को कहते हैं, ला लीना बेटियों को कहते हैं, यहाँ का नहीं, यूरोप में कहा जाता है एल नीनो बेटे के लिए, बॉयज के लिए, और ला लीना गर्ल्स के लिए। क्या है हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर बचा कैसे जाए, क्योंकि रिसेंट टाइम में मेन प्रॉब्लम है CO2 का, रिसेंट टाइम में CO2 का। सर क्यों CO2 क्यों बढ़ रहा है, आप बढ़ा रहे हो, अपने आप थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। दुनिया में CO2 को एब्जॉर्ब एक ही कर सकता है, सिंक कौन है, एब्जॉर्ब कौन करेगा, बस प्लांट। प्लांट के अलावा CO2 कोई इनटेक नहीं करेगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 लेती है, आपने प्लांट को ही काट दिया, आपने प्लांट को ही काट दिया, तो CO2 को लेगा कौन, CO2 को लेगा कौन। दूसरा, आपने धड़ल्ले से फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो ना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ियां जलाते जा रहे हो धड़ल्ले से, तो ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल से लार्ज स्केल में CO2 ही तो रिलीज होगा। तो एक तरफ से CO2 का अमाउंट बढ़ाया, और उसको जो इनटेक करने वाला फॉरेस्ट था, लंग्स ऑफ अर्थ हम पढ़ेंगे, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, उसे अब काटते जा रहे हो ना, फॉरेस्ट को ही काटते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली CO2 का लेवल अचानक से इस 100 सालों में काफी बढ़ने लगा है। जब से आपने इंडस्ट्री लाया, जब से आपने मोटर व्हीकल बनाया, तो सर क्या होगा, सर CO2 सबसे ज्यादा रिलीज कौन करता है, सबसे प्रॉब्लम है CO2 का। यूएस, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका नंबर 1 पे था CO2 रिलीज करने में, सेकेंड था बच्चा चाइना, और थर्ड है हमारा महान इंडिया। ठीक है, इंडिया किसी चीज में कम नहीं है। पॉल्यूशन में देखोगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पॉल्यूशन में देखोगे तो इंडिया का कहने ही नहीं है, वर्ल्ड का टॉप 1 में आएगा ना, पॉपुलेशन में भी टॉप 1 में कुछ दिन में पहुंच जाएगा। तो इंडिया में कुल मिलाकर के इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ना। फिलहाल यूएस, चाइना आगे चला गया 1 नंबर पे, और यूएस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये दोनों होड़ लगे, तो इंडिया, चाइना और अमेरिका यही मेनली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आबादी इन्हीं के पास। ठीक है, अब देखिए, तो ये लोग लड़ाई करते रहते। यूएस वाले ने तो एक बार दावा ये कर दिया कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ना, वो बेनिफिट है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उससे हमें बेनिफिट है। बोले कैसे एक्सप्लेन कर सकते, बोले हाँ एकदम प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े हो, बोले हाँ पढ़े। तो CO2 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, इससे फायदा हो जाएगा। बोले क्या, कैसे, बोले बहुत आसान है। देखो अमेरिका वाले के पास क्या है, गलती करेगा तो उल्टा बोलेगा हम अच्छा कर रहे ना, अगर तुम्हें सीखना है तो सीखो पहले ना। उसने बोला कि अच्छा चीज है, बोले कैसे, बोले देखो दुनिया में ज्यादा प्लांट कौन है, C3 99%, और C4 कितना है, C4 कितना है 1%। आपको फोटोसिंथेसिस में सिखाया गया लेस देन 1% है। आई थिंक इसको याद कर लीजिएगा ना, मैप से, मेज, ठीक है, ये आपको पढ़ना भी है ना, शुगर केन, शोरगम और मेज, ये 3, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन। मैक्सिमम प्लांट तो C3 प्लांट है, बोले हाँ, और C3 प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ना चाहिए CO2 कितना अमाउंट में, सैचुरेशन के लिए चाहिए, पिछले क्लास में बोला था, मोर देन 450 μL पर लीटर, ये एनसीईआरटी का डाटा मैंने दिया। इसी को कुछ बुक 450 ppm लिख देगा,
क्यों लिखेगा मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो, वो क्या है मैं तुम्हें आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा। C4 को मैक्सिमम करने के लिए चाहिए बच्चा 360 म्यू एल पर लीटर। सर ये पीपीएम म्यू एल थोड़ा बता दो ना, चलो सिखा देता हूँ। बचपन में जब आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में CO2 O2 कितना है 21%, N2 कितना है 78%, पढ़ा है ना। CO2 कितना था बताओ तो सर, CO2 था सर लगभग 0.03%, 0.3%। अब थोड़ा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग 0.04 के आसपास आ गया। ध्यान से सुनिएगा 0.04% है, 100 में 0.04, 100 में। तो इसको मिलियन में कन्वर्ट कीजिए ना, इसको मिलियन में कन्वर्ट कर सकते क्या, 10 लाख में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसी को आपकी एनसीईआरटी 400 म्यूएल पर लीटर में लिखती है। तो इसे डरना नहीं है जो आप डरते थे। एनसीईआरटी में सभी बच्चा डरता सर ये क्या लिखा है सर 360 म्यूएल 450 400 समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़िए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में जाके पढ़िएगा, पूरा एक पैराग्राफ कहता है कि पहले CO2 का अमाउंट कम था 0.03 था, 100 में 0.03, तो मिलियन में निकालो, पार्ट्स पर मिलियन में। तो मिलियन में जब निकालिएगा ना 10 लाख में निकालिएगा तो 300 ppm आएगा पार्ट्स पर मिलियन। अभी थोड़ा CO2 बढ़ गया है क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमने उसको कितना में कर दिया 400। तो आपके एनसीईआरटी में इसको वॉल्यूम में, अब तो केमिस्ट्री जानते हो ना, उससे अच्छा तो आपको आता है, हम CO2 को वॉल्यूम में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो म्यूएल पर लीटर लेते हैं। तो C3 को मैक्सिमम 100% करने के लिए कितना चाहिए बच्चा 450, C4 को चाहिए 360 और C4 को चाहिए 360 और C3 को चाहिए 450। प्रेजेंट इन्वायरमेंट में 400। अब बताओ ध्यान से, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में कितना है 400, बताओ। C3 को चाहिए था 450 मैक्सिमम रेट पहुंचने के लिए, रुबिस्को को चाहिए 450, नहीं है, इसलिए C3 आज के डेट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम से कम कर रहा है, और C4 को चाहिए कितना था मैक्सिमम रेट पहुंचने के लिए, उसके पास में कुछ क्रैंच एनाटॉमी है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने का मैकेनिज्म है ना, उसके पास पेप्को है, तो उसे चाहिए था 360, मिल रहा है 400, ये तो बेटा 100% रेट से काम कर रहा है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने बोला देखो भाई ग्लोबल वार्मिंग से फायदा, बोले क्या, C3 को चाहिए था कितना मोर देन 450, तब वो 100% काम करता, और प्रेजेंट इन्वायरमेंट में तो 400 था ना, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, अभी 400 है, बढ़ेगा तो C3 के पास, C3 यानी जो रुबिस्को एंजाइम है उसके पास में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा, C3 में बढ़ जाएगा। इसी को यूएस के साइंटिस्ट ने बोला CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, इसी को यूएस के साइंटिस्ट ने बोला CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ये आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना होता है। ये बेनिफिट बताया अमेरिका के साइंटिस्टों ने कि ग्लोबल वार्मिंग से तो फायदा है भाई, तुम क्यों बोलते हो नुकसान है, क्योंकि CO2 बढ़ा तो रुबिस्को के पास में CO2 पकड़ने की एफिनिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा पकड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा C3 के लिए ना। अब सुनो, ये समझ में आया, फटाफट बताओ, ये समझ में आया सभी को, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, फटाफट बताओ CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट किस किस बच्चे को समझ में आ गया, हैंड को रेज करो। ठीक है, CO2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, बस खत्म। लेकिन अब सुनो, अब आप अपने एनसीईआरटी को फिर से फॉलो करो, प्लांट फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट फिर से फॉलो करो। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया, अमेरिका वाले ने बेवकूफ बनाया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, अच्छी बात, अच्छी बात, इसी को हम कहेंगे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ना, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, अच्छी बात। लेकिन विद इन ए लिमिट, एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़ना, एनसीईआरटी ने बोला CO2 बढ़े अच्छी बात, लेकिन एक लिमिट तक, अगर लिमिट से भी क्रॉस कर गया, मान लो बच्चा ये 500 ppm हो गया, तो बेटा कबाड़ा उड़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। बोले सर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, एकदम
अगर इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ेगा, CO2 प्लांट के अंदर जाएगा, वाटर से बाइंड करेगा, अंदर में लीफ मीजोफिल सेल उसके अंदर जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में वाटर से बाइंड करेगा, बनेगा H2CO3, और H2CO3 जब ब्रेक करेगा तो H+ रिलीज करेगा। ये एसिड है, एसिड है। तो अगर CO2 का अमाउंट ज्यादा तो H+ ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा रिलीज होगा, pH घट जाएगा, इन्वायरमेंट अंदर का एसिडिक हो जाएगा, अंदर का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा pH घट गया, एसिडिक बहुत हो गया, तो आपका रुबिस्को एंजाइम हमेशा के लिए डीनेचर हो जाएगा। आपका रुबिस्को एंजाइम हमेशा के लिए डीनेचर हो जाएगा। अगर एंजाइम ही डीनेचर हो गया तो खाक का फोटोसिंथेसिस, अरे एंजाइम ही अगर डीनेचर हो गया तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे? इसलिए अगर लिमिट से बढ़ गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। रुबिस्को डीनेचर अगर हो गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना नहीं, बहुत ड्रास्टिकली घटेगा। अब का कॉन्सेप्ट है, अब का कॉन्सेप्ट है कि फोटोसिंथेसिस का रेट ना घट जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बढ़ेगा नहीं, एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, लेकिन वो एक परमानेंट एक डैमेज क्रिएट करेगा। इसलिए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये बाकी साइंटिस्टों का मानना था। तो ये बड़ा एक डिबेट है, हाँ बड़ा एक डिबेट है। अमेरिका वाले बोलते हैं देखो भाई इंडिया रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इंडिया और चाइना रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने बोला। अब बोले अब बेटा क्या कर रहे हैं ड्रामा भाई, अभी तो तू फंस गया। बोले देखो बताएं कैसे, देखो CO2 तो रिस्पॉन्सिबल है। बोले हाँ, मीथेन भी तो है। बोले हाँ मीथेन है, 20% तो मीथेन ही है रिस्पॉन्सिबल। अब बताओ सबसे ज्यादा कैटल्स, गाय भैंस बकरी कहाँ है? इंडिया में सबसे ज्यादा कैटल्स। बोले हाँ, और कैटल्स के गट में रहता है मिथेनोजेंस, चैप्टर 2 याद करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर्कीबैक्टीरिया। और कैटल्स के गट में होता है मिथेनोजेंस, वो मीथेन रिलीज करेगा। अरे भाई तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कैटल्स, सबसे ज्यादा मीथेन तुम रिलीज कर रहे हो, यानी सबसे ज्यादा तुम रिलीज किए, तो तुम ही तो हो गए ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो बेटा अलग अलग लड़ाई चलते रहती है, लड़ाई चलते रहती है, हम उनको ब्लेम, वो हमको ब्लेम ना। देखो हमारे पास में एक ही बचाओ, इंडिया की आबादी लगभग 135 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है। तो भाई हमारी आबादी ज्यादा है तो हमारे पास इंडस्ट्री ज्यादा होगा, मोटर व्हीकल ज्यादा होगा, हाँ थोड़ा CO2 ज्यादा रिलीज करेंगे। तो तुम बेटा क्या, अमेरिका में तो हर घर में 5-5 गाड़ियां, खूब फैक्ट्री है, खूब फैक्ट्री है, और अमेरिका वाला मानता ही नहीं अपनी गलती, अमेरिका वाले मानते ही नहीं अपनी गलती। इसलिए इसलिए हमें बचाना है, इसलिए लड़ाई झगड़ा बंद करो। 1992 में सबको पास आओ, 92 जून में सबको पास में आइए, पूरे वर्ल्ड के कंट्री पास में आओ। और ये कहलाया अर्थ समिट। देखो लड़ाई झगड़ा से काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को है। तो हमने बनाया अर्थ समिट, आपकी NCERT में अर्थ समिट आ जाएगा, एक वर्ड आएगा अर्थ समिट, एक वर्ल्ड समिट। पहले बच्चा ई आता है, अल्फाबेटिकल ई आता है, अर्थ समिट। बाद में W आता है, W तो बाद में पढ़ते हो ना, ABCD अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता सकता भाई। W बाद में आता है, वर्ल्ड समिट आएगा 2002 में। तो हम लोग अभी कहां बात कर रहे हैं, 1992। हाँ कहां हुआ, रियो डी जेनेरियो। ये क्या है सर, रियो डी जेनेरियो कोई जगह है क्या, या कोई फिल्म का नाम है? फिल्म का नाम नहीं है, ये ब्राजील में, ये बेटा ब्राजील में, ठीक है ब्राजील में वर्ल्ड समिट हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तुम्हें केवल अभी ब्राजील रियो डी जेनेरियो पे फोकस करना है। वहां यूएन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूनाइटेड नेशन, सभी कंट्री को बुलाया, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया UNFCC। UNFCC नीट के पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म बता देंगे, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन नहीं बनाया, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCC 1992 में बनता है, किसके अंतर्गत बना, अर्थ समिट। इसने बोला कि हर साल मीटिंग करते, हर साल मीटिंग करते,
और मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि CO2 को, मीथेन को कैसे घटाया जाए ना। तो ये मीटिंग स्टार्ट होती है 1995 से, जिसका नाम हुआ COP1। COP1 जो मैं पिछले क्लास में आपको बताने की कोशिश की थी। कोप का फुल फॉर्म सर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज कहने का मतलब कंट्री, बहुत सारे कंट्री आए, डेवलप्ड कंट्री बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि CO2 को, ग्लोबल वार्मिंग को घटाना है। कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कोई बड़ा आइडिया नहीं दिया गया और COP1 फ्लॉप ही चला गया। अब हर साल बच्चा, हर साल 1996 हर साल कोप ऑर्गेनाइज होता है। कब होता है बताइए? आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, हर साल कब ऑर्गेनाइज होगा? नवंबर के लास्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक। COP2 में भी बेकार, चाय पानी पिया, निकल। हाँ, COP3 इज इंपॉर्टेंट, जो नीट का पेपर का क्वेश्चन बन गया। COP3 इज इंपॉर्टेंट ना, जो होता है 1997 में, और ये जगह था जापान। जापान का एक जगह है क्योटो। क्योटो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए जब मोदी जी कुछ भाषण देते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी, तो वो बोलते हैं कि मैं बनारस को, उन जो जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनका जगह का नाम है बनारस, और बनारस के बगल में बहती है गंगा ना। गंगा बहुत ही गंदी ना। तो वो जब गए थे जापान, क्योटो गए थे, जापान का ही जगह है क्योटो, तो उन्होंने बोला कि मैं आने वाले टाइम में गंगा को भी ना, यानी कि जो बनारस है उस शहर को मैं क्योटो बना दूंगा। तो इस रेफरेंस में बोला गया क्योटो भी बहुत, वहां पर नदी थी, वहां पर बहुत गंदा था शहर, उसको उन्होंने बहुत साफ सुथरा कर दिया था। ठीक है, तो यही पास से 1997। अब कंफ्यूज मत होइएगा, आपने पहले 1987 पढ़ा है कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कंफ्यूज मत होइएगा, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। मॉन्ट्रियल लिखा, एम के बाद क्या आया? एम के बाद ओ आया, ओ फॉर ओजोन, याद रख लीजिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ना, ये ओजोन लेयर नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। सर क्या कहा गया सर इस COP3 में? बड़ी बात है, बड़ी बात है, इतना बड़ी बात कि आज तक फॉलो नहीं हुआ। इतना बड़ा है, जैसे कि तुमको मैं बोल दूं कि ऐसा करो कि आज से ना तुम लोग एकदम 15 घंटा पढ़ाई करोगे, 5 घंटा फिजिक्स, 5 घंटा बायो, 5 घंटा केमिस्ट्री। कितनी बड़ी बात, कभी फॉलो करोगे क्या? तुम क्वालिफाई भी कर जाओगे ना तो तुम फॉलो नहीं कर पाओगे ना, कोई फॉलो नहीं करता। एकदम टाइम टेबल जो तुम लोग बनाते हो ना, वही है प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल वही है तुम्हारा टाइम टेबल। बताओ कितनी बड़ी बात कही गई। बोला गया कि आने वाले 2008 से 2012 तक, यानी हम लोग 1997 में बोला गया कि देखो 10-15 साल का टाइम ले लेते हैं, 2008 से 12 तक हम लोग CO2 का इमिशन घटा देंगे। बोले कितना घटा देगा भाई? समझोगे कितना घटा देगा? बोला गया कि 1990 में जितना CO2 रिलीज होता था ना, मान लो 1990 में 100 CO2 रिलीज होते थे, तो 2012 तक हम लोग ऐसा रूल बनाएंगे कि हम लोग 2012 तक 1990 में जितना रिलीज होता था उसका 5% से घटा देंगे, यानी कि हम 95 CO2 रिलीज करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या ऐसा पॉसिबल था? तुम्हें नहीं लग रहा कि बहुत हाइपोथेटिकल बात है? अरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, इंडस्ट्री सेटअप होगा, और ज्यादा फॉरेस्ट को काटा जाएगा, तो भाई CO2 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता, और ना हुआ ना। अब देखो हर साल COP ऑर्गेनाइज होता है, लोग मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं ना। अब आ गया डेट कौन सा? 2012, जो हुआ था दोहा, कतर की राजधानी दोहा में। यही नीट का पेपर का क्वेश्चन बन गया था, नीट के पेपर का क्वेश्चन बना था ना, इसलिए तुम देखना 2012 का COP पूछा गया वहां। सर 2012 हो गया, क्या घटा? क्या बोले भाई घटा तो नहीं, बढ़ गया। घटा तो नहीं, उल्टा बढ़ गया। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करते कि 2012 में तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा करते 2020 तक हम लोग एक्सटेंड कर देते। मतलब जो हमारा रूल था कि 2020 तक हम लोग CO2 का इमिशन घटाएंगे, 5% से नीचे लेते आएंगे जितना 1990 में था ना। तो ये एक्सटेंड करा दिया गया। हर साल यही सब बातें होते रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इंडिया वाले भी जाते, इंडिया वाले को भी बुलाया गया और इंडिया वाले को बोला तुम भी बताओ भाई
कि कुछ काम वाम करोगे, कुछ बता सकते हो तुम भी? बोले देखिए भाई, ग्लोबल वार्मिंग तो एक साल में खत्म हो जाएगा। बोले कैसे? तो देखिए भाई, योगा कीजिए। देखिए भाई, इंडिया वाले इन्वायरमेंटल मिनिस्टर वहां गए तो उन्होंने बोला देखिए योगा कीजिए, CO2 घट जाएगा। पता नहीं कौन लॉजिक। वेजिटेरियन कीजिए और सूर्य प्रणाम कीजिए, ये 3 उन्होंने बताया कि सूर्य प्रणाम करना है, वेजिटेरियन फूड खाना है और योगा करना है, ग्लोबल वार्मिंग घट जाएगा। भाई बहुत बड़ा मजाक, पूरा पूरे अमेरिका के न्यूज़पेपर में आया गया कि भाई इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, इतना अनपढ़ लोग होते हैं क्या ना। तब से इंडिया के बड़े जो मिनिस्टर होते हैं वो जाने ही छोड़ दिया। अरे भाई बहुत बेइज्जती है। यहाँ तो इलेक्शन में कुछ भी बोल देते हैं कि देखो भाई ये बना देंगे, दिल्ली में कोई ओशन नहीं, फिर भी बोलेगा बीच बना देंगे। भाई पता नहीं क्या करते हैं। तो नेता लोगों को भाषण देने का आदत है, कुछ भी जाके फेंक दिया, क्या है। लेकिन वहां पास पढ़े लिखे हुए लोग आए थे, उन्होंने बोले भाई क्या बकवास कर रहे हैं। तो ये बड़ा सीरियस इशू है और किसी तरह से घटाना है। तो हर साल आपको कोप आएगा तो आपको हर साल का याद नहीं करना है। आप इस साल एग्जाम देने जाइएगा। तो देखो मैंने भी मेहनत किया है भाई तुम्हारे लिए। एक मिनट, एक मिनट। देखिए तो ये मैंने आपके लिए विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे सारा डेटा कलेक्ट किया है। यहां देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि देखिए 1995 पहला हुआ था बर्लिन, 1996 स्विट्जरलैंड में, 1990 आपको केवल 1997 क्योटो जापान याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल। 2012 इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था 2012 में हुआ था कतर दोहा में, क्योंकि एक्सटेंड करना था। अगला कब होगा आपको याद रखना है, 2021 में हुआ था कोप 2026। अब कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? 1995 में कोप 1, उसके बाद में हर साल होगा, हर साल का डेट को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2021 में होने वाला कोप 2026 इस साल होगा ग्लासगो में, ग्लासगो में जो यूके इंग्लैंड में। 2019 में स्पेन में हुआ था। आपको क्या करना है, इस साल कहां होगा, पिछले साल कहां हुआ था, कतर वाला और क्योटो वाला। ये बस 4 डाटा याद करना है, क्योंकि नीट में यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म याद कीजिएगा, कोप का फुल फॉर्म याद कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने एक और आपको दिया है, व्हाट इज यूएनएफसीसी एंड द कोप। हाँ, तो मैंने पूरा रिसर्च करके बैठा हूं भाई, तो ऐसे नहीं फेंक रहा हूं मैं ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा, जून 1992 रियो डी जेनेरियो, पूरा कहानी मैंने आपको सुना दिया। उसके बाद में क्या है यूएनएफसीसी, फुल फॉर्म सब आपको आता ही होगा। और कोप हर साल का सम्मेलन होता है ना, तो आपको 3 ही कोप याद करना है ना। अब यहाँ पे एक लिखा है इंडिया एट कोप 15, ठीक, सब कंट्री का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। आपको क्योटो प्रोटोकॉल, दोहा प्रोटोकॉल और अगला साल 2021 में कब होगा और कहां होगा ना, और 2020 में कहां हुआ था ये याद रखना। चलो, तो मेरे में से सभी को अब क्लियर है? फटाफट हैंड रेस करो। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था, बच्चे कंफ्यूज होते थे। चलो फटाफट बताओ, अब कुछ समझ में आ रहा है? कोप, यूएनएफसीसी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनता था, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनता था, बच्चे बहुत डरते थे। चलिए ठीक, ठीक है, करेक्ट। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, टेंशन, ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ, तुम्हारे कहने से पहले मैं अपलोड कर देता हूँ। क्या सर ये एनसीईआरटी में सर एक एल नीनो इफेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता? नहीं समझिए, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, तो आपको एल नीनो इफेक्ट के डिटेल में नहीं जानना है। बस याद रखना कुछ क्लाइमेट चेंज होता है। मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी से आपको रिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेट कर देता हूँ। ये है बच्चा आपका इंडिया, ठीक है, फिगर मुझसे बनेगा थोड़ी ना, इंडिया, ठीक है, और ये है आपका बेटा अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ब्राजील, पेरू, चिली, कोलंबिया, क्या क्या कंट्री है, ठीक है ना, वाह, ठीक है। और ये होगा अफ्रीका वाला पार्ट, ये है अफ्रीका वाला पार्ट। होता क्या है समझिएगा ध्यान से। इंडिया में बारिश कैसे होती है, इस कॉन्सेप्ट को जानिए। इंडिया में बारिश कैसे होती है, इस कॉन्सेप्ट को जानिए, ठीक है। ये असम वाला पार्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ तुम हो भाई, ये वाला पार्ट असम वाला, ठीक है, ये सब ठीक है। अब देखो इंडिया में बारिश कैसे होती है, तो कहा जाता है कि जो मई जून, जो अभी का टाइम चल रहा है, इस टाइम नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज गर्मी पड़ती है,
बहुत तेज गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 46 44, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो वहां जो एयर है वो डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो वहां पर प्रेशर, वहां पर का प्रेशर जो है वो घट जाएगा, यहाँ का प्रेशर घट जाएगा। ठीक, गर्मी ज्यादा तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा रिलेशन है, गर्मी ज्यादा तो डेंसिटी कम, गैस मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, जिससे वहां का प्रेशर कम हो जाता है। और यहां पास है बेटा ओशन, ये सब अटलांटिक ओशन, ये सब आप पढ़ते हो ओशन, ठीक है, अफ्रीका के नीचे। यहां पास क्या होता है, यहां पास गर्मी पड़ी तो सारा पानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपोराइज हो गया ना। और यहां पर कंपैरेटिवली कोल्डर रीजन है, ठंड वाला रीजन। अगर ठंड है तो बोलिए डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इधर आपने बना दिया हाई प्रेशर जोन और यहां बनाया आपने लो प्रेशर जोन, बस बारिश ऐसे ही होती है। अब विंड की जो वेलोसिटी, विंड जो चलेगा, यहाँ क्लाउड वगैरह बन गए, यहाँ क्लाउड वगैरह बन गए ना, और विंड किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां से विंड चलेगा, यहां से विंड चलेगा, और बच्चा लोग यहाँ पर केरला वेरला है, वहां जाकर के वेस्टर्न घाट वहां टकराएगा, खूब बारिश होगी, खूब बारिश होगी। सबसे पहले इंडिया में केरला में बारिश होती है, यही रीजन है, आया टकराया खूब बारिश होगी। अब पढ़ते हो वेस्टर्न घाट, अब यहां से धीरे धीरे इंटर करते हुए वो पहुंच जाएगी बच्चा नॉर्थ इंडिया में, और इधर बेटा होगी धमाकेदार बारिश जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में। ठीक है, सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बोले ठीक है सर, अच्छी है कहानी तो अच्छा है, लेकिन हर 4 साल 5 साल 6 साल के बाद, 4 से 5 साल के बाद में एक इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट, सर ये क्या होता है अल नीनो इफेक्ट? अनयूजुअल, ध्यान से सुनना, एकदम आसान है। माना जाता है साउथ अमेरिका के ना कोस्टल एरिया पे दिसंबर में जब क्रिसमस वो सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर, उस टाइम अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। माना जाता है कि अचानक से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, अचानक से 5-6 सालों में ऐसा देखा जाता है। वो अचानक से प्रेशर वहां टेम्परेचर बढ़ गया तो ये बन गया आपका लो प्रेशर रीजन। हाँ, तो अब क्लाउड कहां बना है, क्लाउड बना था यहां, क्लाउड बना था यहां ना, तो क्लाउड किधर से जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बेटा सारा बारिश, सारा एयर, विंड की वेलोसिटी इधर होगी और यहां हो गई धमाकेदार बारिश, धमाकेदार बारिश। और इंडिया में हुआ लड्डू, इंडिया में हो गया लड्डू, इंडिया में आया ही नहीं। इसलिए आप सुनते हो इस साल मानसून नहीं है, लगान मूवी, मानसून नहीं है, बारिश नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, तो 1-2 साल तक इंडिया में सुखाड़ पड़ जाता है। इंडिया में नहीं, केवल श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूरे रीजन में बारिश होता ही नहीं ना। तो यही कहलाता है अल नीनो इफेक्ट, इसे रिलेट किया गया ग्लोबल वार्मिंग से ना। तो मेरे में से क्लास अभी एंड हो रहा है, ठीक है, तो मैं वापस से लिंक भेजूंगा, अब वापस से रीज्वाइन करना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ वापस से लिंक ज्वाइन कर लेना। तो मैंने क्या बोला कि इंडिया में अचानक से 1-2 साल के लिए बारिश होती ही नहीं है, तो इंडिया में सुखाड़ पड़ जाता है, यहाँ के किसान परेशान हो जाते हैं, बारिश नहीं होती है और पूरी खेती उनकी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो अगर आप साइंटिस्ट हो तो इंडिया वाले को बता दो भाई कि भैया इस साल बारिश वारिश नहीं होगी, तो ऐसा क्रॉप लगाइए जो कम पानी पे डिपेंडेंट है, अब बच सकते हैं। इसका उल्टी कहानी लालीना, अब बताइए लालीना में क्या होगा, लालीना में क्या होगा, जिस दिन अल नीनो खत्म, लालीना में उल्टी कहानी, उल्टी कहानी। यहां पर कोल्डर पार्ट बन गया, एक भी एयर उधर नहीं जाएगा, एक भी एयर उधर नहीं जाएगा, सारा विंड इंडिया की तरफ मूव करेगा और इंडिया में होगी धमाकेदार बारिश, बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तुम बोलेगे सर बहुत बारिश हो रहा है, पिछले बार तो होता ही नहीं था, घर वाले से पूछना बता देंगे। तो तुम्हारे से अच्छा घर वाले को मालूम है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम जब बारिश नहीं हुआ